नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी जो चैप्टर चल रहा है उसकी यूनिट 3 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 के अंदर क्या है बच्चा? यूनिट 3 के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि वहाँ पर है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, फिर ड्रॉट देखना है, सूखा। उसके बाद हमें देखना है क्या? इवापोट्रांसपिरेशन, जिसके अंदर एंटी ट्रांसपिरेंट पढ़ेंगे, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, देन एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे। ये यूनिट 3 के अंदर है। आप बुक में देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये वाली बुक के अंदर है ना, ये वाली बुक के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी यूनिट 3 के अंदर। इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आएगी यहाँ पर क्या? एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। क्या है सबसे पहले? एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, ठीक है। मतलब क्या हो गया? कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना। कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना। अब ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया, ये सब कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना, ठीक है, ये इसका मतलब है कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना। अब देखो, कुल मिला के जैसे अभी हम पढ़ते ना कि हम इतने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ, ये पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन ने सोचा, प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि जो रीजन है उस रीजन के हिसाब से वहाँ पर जो समानताएं हैं, वहाँ जितने भी फैक्टर है कृषि से या जलवायु के जो भी फैक्टर हैं, उनमें समानता के आधार पर उसको हम एक अलग क्षेत्र बना देते हैं, ताकि वहाँ पर जो है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से या खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई इस इन्वायरमेंट में इस तरीके की कंडीशन में कौन सी क्रॉप बेहतर हो सकती है, वो वहाँ पर किया जा सके। इस तरीके से पूरे भारत को इन्होंने जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांट रखा है, ठीक है। इसके पीछे की मंशा यही थी कि जहाँ पर जो चीज़ें समान है, ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें समान है उसको एक अलग क्षेत्र बना देते हैं, अलग क्षेत्र बना देते हैं। जो जो चीज समानता है जिन जिन कारकों की, फैक्टरों की, उसके आधार पर उसको एक अलग क्षेत्र बना देते हैं, ताकि वहां पर उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उस जो है पर्टिकुलर रीजन में हम रिसर्च कर सकें, वहां पर वो पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सी क्रॉप हो सकती है, वो जो है वहां पर सब चीजें रिसर्च की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की जो शुरुआत है, याद रखना, इसकी शुरुआत किसने की बच्चा? इसकी शुरुआत की प्लानिंग कमीशन ने। किसने करी? प्लानिंग कमीशन ने। कब करी? 1988, ठीक है, 1988 में इसकी शुरुआत करी। और 1988 में शुरुआत करी तब कौन सा 5 ईयर चल रहा था? सेवंथ 5 ईयर प्लान, सेवंथ 5 ईयर प्लान चल रहा था। मतलब सही सी बात तो यही है कि जब ये 5 ईयर प्रोग्राम चल रहे थे, उसी प्रोग्राम्स के अंदर 5 ईयर प्लान में इन्होंने ये सोचा कि कृषि के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, तो बड़े पूरे जो इंडिया है उसको एग्री क्लाइमेटिक जोन में बांटा जा सकता है। तो 5 ईयर प्लान का जो टाइम था वो क्या था? 1985 से लेकर 90, ये वाला टर्म था। उस दौरान इन्होंने, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? 1988 में ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग शुरू की। 19 प्लानिंग कमीशन कब आया था बच्चा? प्लानिंग कमीशन आप बोलोगे तो ये आया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन लागू हुआ था। कौन लागू करता है? कौन थे इसके प्रेसिडेंट? पहले प्रेसिडेंट, इनके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उनकी प्रेसिडेंसी में 1988 में 7th 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग को लाया गया, लागू किया गया, ठीक है, लागू किया गया। आपको पता है कि अब जो ये प्लानिंग कमीशन है, अब जो ये प्लानिंग कमीशन है, इसको रिप्लेस कर दिया किससे? इसको रिप्लेस कर दिया किससे? नीति आयोग से। किससे कर दिया? नीति आयोग से इसको रिप्लेस कर दिया। कब? 2015 में। हाँ, कब? 2015 में। 2015 में इसको, सरकार चेंज हुई 2014 में, बीजेपी गवर्नमेंट आई, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के अंदर बदल दिया, और इसका प्रेसिडेंट भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया, और जो 5 ईयर प्रोग्राम थे उसको भी बंद कर दिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है नीति का।
ठीक है, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन की जगह ये 2015 में शुरू कर दिया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ये लागू कर दिया गया था। क्लियर है? ठीक, अब ये तो शुरुआत हुई, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन की शुरुआत किसने की, कब हुई, किस 5 ईयर प्लान के अंदर हुई, उसको प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया, ये बेसिक चीज हमने समझ ली। अब यहाँ पर चीज आती है एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ठीक है, अब इसी के अंदर इन्होंने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा। मैंने क्या बोला, इन्होंने ही बोला है कि जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, प्लानिंग कमीशन ने बोला 7th पीरियड में कि भैया हमें कुछ फैक्टर से, कुछ कारक है उस बेसिस पर, ठीक है, कुछ फैक्टर है, कुछ कारक है, उस बेसिस पर हमें यहाँ क्या करना है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन को बांटना है। देखो अब ये ऐसा कैसे, क्या सोचा इन्होंने, उस सोच को मैं थोड़ा सा यहाँ पर और बता देता हूँ आपको। इन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या चाहिए, बैलेंस रीजनल क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। मतलब एक समान ग्रोथ हमें एक क्षेत्र में, मतलब संतुलन बना रहे, बैलेंस रहे एक क्षेत्र में। तो किस आधार पर इन्होंने बांटा ये समझना। मतलब यहां पर क्या किया, जो प्लानिंग कमीशन या रीजनल प्लानिंग है, ठीक है, जो रीजनल प्लानिंग है ये कब लागू हुआ, ये रीजनल प्लानिंग जो है फोर्स में कब आया और किस आधार पर आया। तो रीजनल प्लानिंग को लागू किया गया किस आधार पर, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के आधार पर, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। मतलब हमें प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, एग्रोक्लाइमेटिक रीजन बना रहे हैं, लेकिन क्यों बना रहे हैं, किस आधार पर है कि हमें क्या चाहिए, संतुलित क्षेत्रीय ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए, संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि। ठीक है, संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि। भैया हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अलग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, कि ताकि वहां पर समानताएं हमें दिख रही है। क्या समानता दिख रही है, तो वही किस आधार पर, किस आधार पर, बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर। एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब कृषि जलवायु कारक के आधार पर, कृषि जलवायु कारक के आधार पर, कृषि जलवायु कारक के आधार पर। ठीक है, यस बॉस करे, आऊँ आधा घंटा में, आऊँ आधा घंटा में, हाँ लगूंगा, थोड़ा भी क्लास लेगा फिर लगूँ। ठीक है, एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर कृषि जलवायु कारक के आधार पर। अब कृषि जलवायु कारक के आधार पर रीजनल प्लानिंग को लागू किया गया। क्या वहां पर मेन चीज देखी गई कि संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर समानताएं मिले, एक रूपताएं मिले उन कारकों में, जो यहाँ पर है कारक है, इन कारकों के आधार पर एक हमें क्या मिले, संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि वाला क्षेत्र मिले। तो कारक कौन कौन से बच्चा, अगर आप कारक की बात करेंगे तो कारक हमें मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो रेनफॉल है, जलवायु क्या रेनफॉल है। मान लो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेनफॉल सेम हो रही हो, वहाँ का टेम्परेचर सेम हो, वहाँ की सोइल हमें समानता दिखे, वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसमें समानता मिले। ठीक है, ठीक, ये कुछ फैक्टर है। इन फैक्टर के लिए मतलब हमें एक पूरा प्लान कर रहे हैं, हमें एक क्षेत्र को यहाँ पर पूरे इंडिया को अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड करना, तो किस आधार पर करेंगे डिवाइड, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहां पर एक रूपता दिखे, एक समानता दिखे। तो एक रूपता समानता दिखे उसके लिए किस आधार पर करेंगे, तो एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पर। फैक्टर क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, टेम्परेचर, सोइल टोपोग्राफी, इस आधार पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन बनाए गए। ठीक है, अब बात आती है किसकी, एग्रोक्लाइमेटिक जोन की, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक, अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें बच्चा, तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या होता है, वही चीज हो गई। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर होमोजिनिटी किसमें, जो कृषि की जो विशेषताएं हैं, एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मतलब जहां जहां पर हमें समानताएं दिख रही, जिस फैक्टर के आधार पर, उस फैक्टर के आधार पर हमने एक क्षेत्र को अलग कर दिया, उसको हमने बोल दिया एग्रोक्लाइमेटिक जोन। मतलब यहाँ पर हम क्या करें, क्राइटेरिया क्या रखा हमने, क्राइटेरिया क्या रखा, क्राइटेरिया रखा हमने होमोजिनिटी। क्या रखा, होमोजिनिटी ऑफ एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स या एग्रो फैक्टर, या ऐसा लिख सकते हैं हम एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर। एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर में समानता है, मतलब या तो विशेषता बोल सकते हो, एग्रो क्लाइमेटिक, एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर होगी एक रूपता, होमोजिनिटी मतलब एक रूपता बोल सकते हैं, समानता हो सकते हैं।
अब एक रूपता किस में, वही कारक में, ठीक है, जलवायु जो कारक है उस कारक में समानता है। कारक क्या, वही हमारा जो हमारी रेनफॉल है, रेनफॉल में समानता अगर हमें दिख रही है, वहाँ पर्टिकुलर क्षेत्र का टेम्परेचर हमें समान दिख रहा है, वहाँ की सोइल हमें सेम दिख रही है, वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो हमें सेम दिख रही है, तो उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, उसको अलग क्षेत्र, एक क्लाइमेटिक क्षेत्र में बांट देंगे। ठीक है, ये एक विशेषताएं हैं कि भैया एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, जैसे कि अभी हम इंडिया का नक्शा लेते हैं। ठीक है, इंडिया का अगर हम नक्शा लें तो यहाँ पर आप समझ पाओगे, ठीक है, ये मान लो ये नक्शा लिया हमने, ठीक, ये आपका इंडिया का नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एग्रो क्लाइमेटिक जोन ही है। ठीक, अब इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आप देखोगे तो ये अलग अलग जो बटे हुए हैं, जैसे ये पहले नंबर पर है, ठीक है, ये पहले नंबर पे आप देख पा रहे हो, ये पहले नंबर पे आप देख पा रहे हो, एक नंबर पे इसको बांटा हमने किस आधार पर बांटा, इस एक को हमने अलग किया इन आधार पर कि यहाँ पे रेनफॉल, टेम्परेचर, सोइल और टोपोग्राफी इस पूरे क्षेत्र में एकदम समान दिख रही है हमें, कि भैया जो नंबर 1 लिखा है ये जो पूरा आपको सिल्वर कलर में दिख रहा है इंडिया के मैप में, मतलब यहाँ पर रेनफॉल जो है पूरे इस इलाके में, इतने एरिया में रेनफॉल जो है बिल्कुल सिमिलर रेनफॉल है, टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल एकदम समान बना रहता है, यहाँ की सोइल भी बिल्कुल सेम है और यहाँ पे टोपोग्राफी भी सेम है, तो इसको एक अलग क्षेत्र में बांट दिया। इसके अलावा जैसे ये क्षेत्र देखोगे तो इसको यहाँ पर मान लो सोइल अलग है, यहाँ पर बारिश अलग तरीके से होती है, यहाँ पर टेम्परेचर अलग रहता है, तो इस क्षेत्र को अलग में बांट दिया। ऐसे ही पूरे भारत को कितने 15 प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कितने 15 क्लाइमेटिक रीजन में बांटा गया है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसको प्लानिंग कमीशन के आधार पर इसको 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है इंडिया को। प्लानिंग कमीशन के आधार पर पूछा जाता है, एमपी क्वेश्चन है कि इंडिया को एक प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल आपको 15 मिल जाएंगे। ये 14 नंबर लिखा है, 14 के बाद एक 15 ये रहा, ये आखिरी 15वां अंडमान निकोबार वाला, और ये 14। ठीक है, टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। और अगर आप दूसरा देखोगे तो NARP ICAR, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो टोटल 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है। कुछ बुकों में 127 भी मिलेगा, लेकिन इसमें 131 हुआ है। NARP का मतलब क्या बचा, NARP का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो 1979 में आया था, और इसको फंड कौन कर रहा था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको फंड किया था इसी चीज के लिए, रीजनल प्लानिंग के लिए। ठीक है, इसी चीज के लिए इसको कौन है, वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे और हम बात करेंगे। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो 1979 में आया था, वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 131 है, इसके अकॉर्डिंग 131 है, और प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितना है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। 15 के 15 में अभी बता दूंगा कौन कौन से है। तो क्या होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक क्या होता है, एक लैंड यूनिट होती है जिसको एक क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया। क्या क्राइटेरिया था कि जो एग्रो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ विशेषताएं हैं कृषि की, उसमें एक रूपता के आधार पर इसको बांटा गया। एक रूपता क्या, किस में होनी चाहिए एक रूपता, वहाँ की रेनफॉल में, वहाँ के टेम्परेचर में, वहाँ की सोइल में, वहाँ की टोपोग्राफी में समानता होनी चाहिए। तो उन समानता के आधार पर इन्होंने 15 क्लाइमेटिक जोन में बांट दिया कि ये जैसे मान लो 1 नंबर लिखा है तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर सेम मिलेंगे, यहाँ 2 नंबर पे सारे फैक्टर सेम मिलेंगे, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको अलग अलग रीजन में सेम सेम मिलेगी, उस आधार पर इसको बांट दिया गया है। ठीक है, इसको हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोला है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर ये हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन के 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ये देख लेना। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट 1979 में आया था, वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करता है। इसका काम ही यही है, क्या लोकेशन स्पेसिफिक, लोकेशन बेस्ड और प्लानिंग कमीशन एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बताना। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल हमारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, उनको थोड़ा सा देख लो कौन कौन से हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये प्लानिंग कमीशन के आधार पर है। किसके आधार पर है, ये प्लानिंग कमीशन के आधार पर, प्लानिंग कमीशन के आधार पर, योजना आयोग के आधार पर। ठीक है, योजना आयोग के आधार पर कितने हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 15 है। ठीक, और कलर वाइज आपको यहाँ पूरा दिख भी रहा है। ठीक, पहला नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, ये सिल्वर वाला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे थोड़ा सा यूपी वाला पार्ट भी मिल जाएगा,
यहाँ पर थोड़ा सा हरियाणा वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र आपका नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, ये पहला वाला। दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। अब ये दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन ये सेकंड वाला, ये नॉर्थ वाला सेकंड नंबर पे नॉर्थ ईस्टर्न, तो उत्तर और ये पश्चिम, ये ईस्टर्न वाला बाकी, ये वाला हो गया। सतलुज यमुना प्लान वाला दे दिया। फिर ऊपर अपर गंगेटिक प्लान नंबर 4 पर, ये अपर गंगेटिक प्लान है आपका। मिडिल गंगेटिक प्लान 5 नंबर पे आपका मिडिल गंगेटिक प्लान है। लोअर गंगेटिक प्लान में आ जाओ 6 नंबर पे, तो ये आपका लोअर गंगेटिक प्लान यहाँ हो जाएगा। साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ये है। फिर अरावली मालवा अपलैंड दे दिया 8 पे, ये आ जाएगा आपका। महाराष्ट्र प्लेटू रीजन आ जाएगा, ये महाराष्ट्र 9 नंबर पर है। डेक्कन इंटीरियर रीजन आ जाएगा 10 नंबर पर, डेक्कन इंटीरियर रीजन ये आ जाएगा। ईस्टर्न कोस्टल रीजन 11 नंबर पर, ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो जाएगा। वेस्टर्न कोस्टल रीजन 12 नंबर पे, ये आ जाएगा। गुजरात रीजन आपका ये आ जाए 13 नंबर पे। 14 पे आ जाएगा वेस्टर्न राजस्थान, जो पूरा ड्राई एरिया आपको मिलेगा। और अंडमान निकोबार वाला एरिया ये रह गया। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखोगे मिडिल गंगेटिक प्लांट, लोअर गंगेटिक प्लांट। तो जो हमारा लोअर गंगेटिक प्लांट है, इसमें 2 चीज़ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा लोअर गंगेटिक प्लान है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब हाईएस्ट क्या होती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट मिलती है हमको। मिडिल गंगेटिक प्लान में, ठीक है। ये जो आपका मिडिल गंगेटिक प्लान है, कौन सा, ये वाला, ये मिडिल गंगेटिक प्लांट है, जिसमें क्या आता है, जनरली यूपी और बिहार आता है, यूपी और बिहार आता है, ठीक है। कौन सा है, 5 नंबर ये। यहाँ पर आपको कुछ यूपी वाला एरिया भी मिलेगा और बिहार वाला एरिया भी मिलेगा, ठीक है। यूपी बिहार, कुछ वेस्ट बंगाल। तो यूपी बिहार, यहाँ पर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर होता है हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना, और हाईएस्ट ग्रोथ पोस्ट एरिया, हाईएस्ट ग्रोस क्रॉप्ड एरिया यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ट्रांस वाला है, जतलू जमुना प्लानिंग, जिसको हम ट्रांस बोल देते हैं, ट्रांस गंगेटिक प्लांट। तो जो ट्रांस वाला है, जो सतलुज यमुना प्लेन वाला रीजन है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांस गंगेटिक प्लांट, ठीक है। सतलुज गंगा यमुना वाला, वहाँ पर ये आपको दिख रहा है 3 नंबर, ये सॉरी, ये वाला रीजन, इसको हम ट्रांस गंगेटिक प्लांट भी बोल देते हैं, सतलुज वाला। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट इरिगेशन, इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया यहाँ पर मिलेगा, इरिगेटेड एरिया यहाँ पर मिलेगा। ट्रांस गंगेटिक प्लांट, जहाँ पर क्या आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और ये आता है अपना, ठीक है। ये तो ये 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। हाँ, डिटेल में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल से याद रखना, जहाँ पर हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए मिडिल गंगेटिक प्लांट में है। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया कहाँ है, तो जो ट्रांस गंगेटिक प्लांट होता है, इसको ट्रांस गंगेटिक प्लांट भी बोलते हैं, यहाँ पर सतलुज यमुना प्लेन रीजन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्लियर है। अब एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात आ जाती है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या होता है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात आ जाती है, वो क्या होता है, तो वो इसी में से एग्रो इकोलॉजिकल जोन, उसी में से, मतलब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, मान लो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में से ही, इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में से क्या करा, लैंड यूनिट को कट कर दिया। इस एग्रो क्लाइमेटिक यूनिट को क्या कर दिया, यहाँ पर जो लैंड थी, इसको लैंड यूनिट को कट करके क्या बना दिया, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन बना दिए, ठीक है। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे हमारे, मान लो 15 थे यहाँ, इस 15 में से ही इसको कट करके एग्रोलॉजिकल जोन बना दिए। उसी में से जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे उसी को कट किया और कट करके क्या बना दिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन वहाँ पर बना दिए। कुछ नया काम नहीं किया उसी में से, बस यहाँ पर आधार क्या रखा इन्होंने, यहाँ पर आधार रखा है कि वो आधार रखा इन्होंने कि सोइल की कंडीशन कैसी है, कितने प्रकार की सोइल है, और क्या है वहाँ पर भूमि का स्वरूप क्या है। बेस क्या रखा, किस आधार पर, बेस्ड ऑन किस आधार पर कट किया, तो उन्होंने रखा कि लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म मतलब भूमि का स्वरूप क्या है, भूमि का स्वरूप क्या है, स्वरूप के आधार पर। दूसरा इन्होंने किस आधार पर रखा, सोइल टाइप, काइंड ऑफ सोइल या सोइल टाइप, मृदा का प्रकार क्या है, मृदा का प्रकार क्या है, उस आधार पर।
और तीसरा सोइल कंडीशन के आधार पर। सोइल कंडीशन मतलब मृदा की अवस्था के आधार पर, मृदा की अवस्था के आधार पर इन्होंने जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसको कट कर दिया और एग्रोक्लाइमेटिक जोन बना दिए। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन बना दिए। एग्रोक्लाइमेटिक जोन को इन आधार पर, लैंड फॉर्म क्या है, सोइल का टाइप क्या है, सोइल की कंडीशन क्या है, उस आधार पर वहां पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन को कट किया और एग्रो इकोलॉजिकल जोन बना दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है, जो बना था कब, 1976 में। इस आधार पर एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं बच्चा, इस आधार पर एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है 20 है, पहले 21 थे अभी 20 है। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, जो है 20 है। एग्रोलॉजिकल जोन कितने हैं, 20। ठीक, और अगर यहाँ पर उस पर जाएंगे आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो यहाँ पर एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 8 होंगे आईसीआर के अकॉर्डिंग। आईसीआर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है, सब इकोलॉजिकल जोन और सब ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बट जो बुक में आपकी दिया है और कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं थोड़ा सा ऐड करते जा रहा हूँ, जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर, नागपुर महाराष्ट्र में 1976 में ये बना था। इसके पीछे बनने की बहुत सारी कहानी है। एक चालू होता है 1957 से, ठीक है, ऑल इंडिया लैंड यूज सर्वे था इसका, ऑल इंडिया सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। फिर ऑल इंडिया सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग आया 1959 के अंदर। फिर धीरे धीरे चेंज होता गया 1973 में, फिर 1976 में फाइनल नाम ये आया इसका, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, उसकी पूरी कहानी एक, उसको बाद में समझेंगे। तो मेनली क्वेश्चन कहाँ से बनता है, मेनली क्वेश्चन तो आपको यही बनता है, डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछते हैं। तो ये पूछा जाता है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रोथ की, मतलब सूखा की बात करते हैं। ठीक है, शुष्क की बात करते हैं, ड्रोथ की। क्लियर है, क्या बोलेंगे सूखा किसको बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे सूखा किसको बोलेंगे, ऐसी कंडीशन जहां पर नॉर्मल से भी कम 75% से, मतलब लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल, मतलब वार्षिक वर्षा 75% सामान्य से 75% भी से भी कम होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, ड्रोथ। मतलब मैंने क्या बोला, वार्षिक वर्षा सामान्य से 75% से भी कम होती है। ये पॉइंट समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ पर। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को समझना। ठीक है, ऐसा कोई भी क्षेत्र या जहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल है वो लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ड्रॉट किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल इज लेस देन ऑफ 75% ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मतलब सामान्य से 75% से भी कम। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, वार्षिक वर्षा सामान्य से 75% से कम। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग है और आज तक समझ में भी नहीं आया बच्चों को कि क्या बोलना चाह रहा है। नॉर्मल से 75% से कम मतलब क्या है, मान लो मैं बोल सकता हूँ कि जो सामान्य वर्षा है, हर साल जो सामान्य वर्षा हो रही है 100%। ठीक है, मान लो ये 100% सामान्य वर्षा है। अब बोल रहा है कि वो 75% से भी कम, सामान्य से 75% से कम। तो सामान्य 100% है, तो 75% से कम का क्या मतलब है, 75% से कम का मतलब है कि यहाँ पर हो सकता है कि बारिश वहाँ पर क्या हो रही है, 50% हो रही है, या हो सकता है बारिश 60% हो रही है, हो सकता है बारिश 70% हो रही है। सामान्य 100% है, सामान्य से 75 से भी कम। अब सामान्य 100 है, तो सामान्य 100 है, तो सामान्य 100 से 75 से भी कम, तो 75 से कम हो सकता है कि 50% हो, 60% हो, 70% हो, या 40% ही बारिश हो। इसको बोलते हैं सामान्य से 75% से कम। तो सामान्य 100 है, उसका 75% तो 75 ही होगा, उससे भी कम तो उससे कम में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 50% से कम बारिश होती है, ठीक है, ठीक है, लेस देन अगर 50% हो, क्या हो, एनुअल रेनफॉल, अगर एनुअल रेनफॉल जो है 50% से कम हो, मतलब क्या बोला कि अगर बारिश 50% से कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीवियर ड्रोथ।
क्या बोलेंगे, सीवियर ड्रॉट बोलेंगे, अति सूखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अति सूखा बोलेंगे। अगर 50% से कम बारिश हो रही है, ठीक है, अगर 50% से कम बारिश हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति सूखा बोलेंगे। रेनफॉल इज। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने क्या लिखा, 50% से कम बारिश हो रही है तो एनुअल रेनफॉल, या इसी पॉइंट को मैं ऐसा लिख दूं कि ग्रेटर देन 50% ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का 50% अबाउ दी 50% ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, डिफिशियंसी, ऐसा मैं बोल दूं क्या, डिफिशियंसी कितनी, 50% से ज़्यादा, नॉर्मल से 50% से ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए। एक पॉइंट को समझना है, यहाँ पर दो तरह के, यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं इस पॉइंट को। मैंने क्या बोला, अगर 50% से कम बारिश हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर ड्रॉट बोलेंगे। या इसी पॉइंट को मैं लिख दूँ कि जो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी मतलब जो कमी है बारिश की, वो अगर 50% से मतलब ज़्यादा, कितने हो गई, मोर 50% से ज़्यादा ऑफ नॉर्मल। भाई मैंने फिर वही कहानी बोली कि सामान्य जो वर्षा है वो 100% है, 100% है, और 50 से ज़्यादा परसेंट की कमी हो जाए। अब 50 से ज़्यादा परसेंट की कमी हो जाए मतलब मान लो 40% ही बारिश हो रही है, 50 से ज़्यादा परसेंट की कमी मतलब लेस देन 50% बारिश हो रही है। दोनों पॉइंट अगर आप समझ गए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने क्या बोला कि नॉर्मल से 75% से कम बारिश होना, अगर नॉर्मल 100 है तो 75 से कम बारिश हो रही है, 75 से कम कितनी, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है। अगर मैंने बोला कि नॉर्मल से 50% से ज्यादा की कमी, नॉर्मल से 50% से ज्यादा की कमी, अब नॉर्मल 100 है और 50 से ज्यादा की कमी हो गई, अब कमी कितने की, मान लो 60 की हो गई, 70 की हो गई, मतलब बारिश कितनी हो रही है, 50% से कमी हो रही है, 30 या 40% ही हो रही है, उसको हम सीवियर ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझने और लिखने का तरीका है, बाकी सब ठीक है। ड्रॉट वैसे देखो तो कई टाइप का होता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चर ड्रॉट और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। ये 3-4 प्रकार के, 5 प्रकार के ड्रॉट आपके होते हैं, ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक ड्रॉट होता है, समझना। मैं नाम लिख देता हूँ, वैसे तो इस बुक में नहीं दिया है पर मैं बता देता हूँ। एक आपका क्या होता है, एक तो यही हो गया मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट, जिसको अभी हमने पढ़ा, ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, ठीक है, ये डेफिनेशन। दूसरा आपको लेको एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है बच्चा, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट का मतलब होता है कि नॉर्मल से कम ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, मान लो ह्यूमिडिटी 100% है, नॉर्मल से कम ह्यूमिडिटी हो तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, ठीक है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल, ठीक है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन या इज लो, ऐसा बोल सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, लो देन नॉर्मल, ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो इन द एटमॉस्फेयर, इन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर, relative humidity is low in atmosphere than normal, ऐसा मतलब नॉर्मल से कम है अगर रिलेटिव एटमॉस्फेरिक वायुमंडल के अंदर जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए अगर उससे कम है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक ड्रॉट बोल देते हैं, ठीक है, समझ जाना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कमी होना है ना, नॉर्मल से कमी हो जाना, फिर इसको हम बोल देंगे एग्रीकल्चर ड्रॉट, एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट का सिंपल सा मतलब क्या है, एग्रीकल्चर ड्रॉट का एक तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है, एग्रीकल्चर ड्रॉट है। एग्रीकल्चर ड्रॉट का सिंपल सा मतलब होता है बच्चा कि जो हमारी ईटी है वो ज़्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन से, मतलब हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट का हो रहा है मोर ईटी देन प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या हो रहा है, ईटी ज़्यादा है प्रेसिपिटेशन से, मतलब बारिश कम हो रही है और इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये बारिश कम हो रही और प्लांट के अंदर से क्या हो रहा है, ईटी ज़्यादा हो रहा है, ईटी ज़्यादा हो रहा है, बारिश कम ईटी ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसके अलावा आप चौथा देखोगे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है बच्चा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट वो होता है जिसमें, बच्चा अभी 2 मिनट रुक जाओ। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है जिसमें हमारे नदी नाला वो तालाब सूख जाए। ये क्या होता है, ले जाओ, ये क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इसे हम बोल सकता हूँ, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक।
इसमें क्या होता है, जो तालाब है या जो रिजर्वियर है, जो नदी है, वो सूख जाते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्या होता है यहाँ पर, जो रिजर्वियर होते हैं, रिजर्वियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें डिफिशियंसी हो जाती है वाटर की, रिजर्वियर जो है वो सूख जाते हैं, ऐसा हम समझ लो, पानी वगैरह जो है वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और पांचवा जो ड्रॉट है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है बच्चा? ठीक है, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन इज लेस देन साल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि अगर सोइल के अंदर क्या होता है, सोइल क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्ब करती है, तो जो सफिशिएंट वाटर फ्रॉम सोइल ड्यू टू द इंक्रीज साल्ट कंडीशन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पौधा है हमारा वो सफिशिएंट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, मान लो ये प्लांट है हमारा, तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन, भैया सोइल के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर नीचे क्या होता है, यहाँ पानी होता है। ठीक है, तो ये वाटर क्या है, एब्जॉर्ब करेगा पौधा। ठीक है, ये वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और नीचे क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन। अगर साल्ट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गया, साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा पौधे के अंदर, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, जिससे पौधा क्या हमारा सूखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है, साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो पानी जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ऊपर पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधा सूखना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। तो ये 5 प्रकार के ड्रॉट भी होते हैं। ठीक है, अब इस ड्रॉट को बचने के लिए क्या होता है, इवापो ट्रांसपिरेशन काम करता है। क्या काम करता है? इवापो ट्रांसपायरेशन। ठीक है, उत्सर्जन, ये इवापोट्रांसपिरेशन काम करता है। ये क्या होता है इवापोट्रांसपिरेशन? एक प्रकार की हम बोल सकते हैं टेक्निक है, जो क्या करता है, वाटर का जो इवापोरेशन होता है, वाटर का जो लॉस होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। तो लगभग 60 से 70% वाटर का लॉस, 60 से 70% वाटर लॉस किसके द्वारा होता है, 60 से 70% वाटर लॉस होता है इवापोरेशन से। सिर्फ और सिर्फ किससे, इवापोरेशन से, इवापोरेशन से। ठीक है, और अगर 99% वाटर लॉस में बोल दूँ तो वो किससे होता है, ईटी से, वाटर लॉस बाय ईटी। ईटी मतलब दोनों को मिलाकर इवापोट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पर इवापोरेशन क्या होता है, मैं ई से समझा देता हूँ। ई से इवापोरेशन है, इवापोरेशन मतलब होता है वाटर लॉस फ्रॉम दी सरफेस, सोइल सरफेस, सोइल और ओशियन सरफेस, सोइल और ओशियन सरफेस। मतलब समुद्र की सरफेस से या मदा की सरफेस से पानी का लॉस हो रहा है तो उसको इवापोरेशन बोलेंगे। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है यहाँ पर वाटर का जो लॉस होगा, वाटर लॉस फ्रॉम दी प्लांट सरफेस। ठीक है, प्लांट की सरफेस से। ठीक है, प्लांट की सरफेस से वाटर लॉस हो रहा तो ट्रांसपिरेशन, और अपने भूमि की सतह से या समुद्र की सतह से पानी का लॉस होता है उसको बोलते हैं इवापोरेशन। तो दोनों को मिलाकर लगभग 99% वाटर का लॉस हो जाता है। 1% वाटर का यूज होता है प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। मतलब पौधा जो है केवल 1% प्लांट का यूज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। अब इस जो जो पानी लॉस हो रहा है इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है? ठीक है, ये अगर पानी जो हमारा लॉस हो रहा है इसको बचाने के लिए क्या करना है, तो ये जो पानी लॉस हो रहा है इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ मटेरियल यूज करते हैं प्लांट सरफेस पे, जो क्या करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज करना है एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या यूज करना है, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल है जो प्लांट की सरफेस पर काम करते हैं और जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो ऐसे 4 प्रकार के हैं, स्टोमेटा टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, फिल्म फार्मिंग टाइप और ग्रोथ इनहिबिटर टाइप्स। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप, 4 प्रकार का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप सबसे पहले आप देखोगे, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रुकेगा। दूसरा आप देखोगे क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। तीसरा आप देखोगे फिल्म फॉर्मिंग टाइप, तीसरा आप देखोगे फिल्म फॉर्मिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, थीन लेयर बन जाएगी। और चौथा आप देखोगे ग्रोथ रिटार्डेंट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। क्या? हाँ, बोलिए। हाँ, तो प्रोसेस सुनो ना।
तो उसमें है ना अपना टी एम्पीटेड वर्ग का है ना कोर्स बना हुआ। तो एम्पीटेड वर्ग का कोर्स है अपनी एप्लीकेशन पे, वो ले सकते हो। हम्म? लाइव ही था पर कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है। अभी तो रिकॉर्डेड उसमें रहेगा, फिर जब एग्ज़ाम के टाइम में उसमें रिवीजन करवाएंगे फिर, और क्या। वैसे तो कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया गया है पूरा, ठीक है। ठीक है, वीडियो फॉर्म में अब रहेगा क्या कि अब जब आप एग्ज़ाम आ जाएगी, जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब 1 डेढ़ 2 महीने अपने पास रहेंगे एग्ज़ाम से पहले, उसमें अपन रिवीजन में प्रैक्टिस करवा देंगे, लाइव करवा देंगे, डाउट सोल्विंग भी हो जाएगा सब उसमें, ठीक है। चलो सॉरी बच्चा, थोड़ा डिस्टर्ब। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, अब देखो आपको पता होता है ना, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो C3 होते हैं, C4 होते हैं और के में स्टोमेटा होते हैं। तो आपको पता है ना कि पौधे डे में प्रकाश संश्लेषण का काम होता है और रात में जो है मतलब जो है स्टोमेटा को क्लोज भी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में आप बात करोगे तो आप देखोगे पीए में एग्जाम्पल है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। जनरली आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट आता है, फिर आता है एट्राजिन, ठीक है, एट्राजिन। और यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट भी यहाँ पर काम करता है, CO2। रिफ्लेक्टिंग टाइप मतलब जो रेडिएशन आ रही है सन से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो केओलिन, केओलिन यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल क्या है, केओलिन @5%। चाइना क्ले आप बोल सकते हो, इसमें अंदर एग्जांपल में चाइना क्ले भी आता है, ठीक है। केओलिन ये जो क्या करता है, ऊपर से जो रेडिएशन आएगी सन की उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा तो वाटर को ये बचा पाएगा, मॉइस्चर को ये जो है मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, इसमें लाइम वाटर भी आ जाता है, लाइम वाटर चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। फिल्म फार्मिंग टाइप में क्या आता है, फिल्म फार्मिंग बहुत सारा आता है, वैक्स बहुत जैसे बोल सकते हैं, तो मोबिलिफ इसके अंदर आ जाता है, मोबिलिफ आता है, हेक्साडेकानल, हेक्साडेकोनल, हेक्साडेकोनल आ जाता है, मोबिलिफ इसके अंदर आ जाता है। फिल्म फार्मिंग टाइप मतलब एक एक लेयर बना देगा प्लांट की सरफेस से, जिससे क्या होता है वाटर का लॉस नहीं होगा, एक फिल्म टाइप की बन जाएगी, मोबिलिफ। हेक्साडेकेनॉल आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाता है, ऑयल आप कर सकते हो इसके अंदर, सिलिकॉन, आजकल सिलिकॉन का वो भी आता है ना, पेंट आता है, अगर कहीं दरारें पड़ गई तो इसको पोत दो तो काम हो जाता है। वैक्स से आ जाते हैं कई सारे, वो काम करते हैं। ग्रोथ रिटार्डेंट में आपका एब्सिसिक एसिड साइकोसिल आ जाता है, CC CCC आप बोल सकते हो, साइकोसिल, साइकोसिल ये जनरली काम क्या करता है, ये आपको स्टोमेटा क्लोज करने का काम करता है, इसलिए ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप में भी आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है लीफ के टेम्परेचर को, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेंट आप बोलोगे तो ग्रोथ रिटार्डेंट देखो, ग्रोथ रिटार्डेंट क्या काम करता है, ये जो शूट होती है प्लांट की, ये शूट को रिड्यूस करता है और रूट को इंक्रीज कर देता है। अब रूट को इंक्रीज करेगा तो रूट नीचे की तरफ जमीन में जाएगी, तो नीचे से मॉइस्चर ले लेगी और शूट रिड्यूस हो जाएगा, तो प्लांट की हाइट कम रह जाएगी। तो एब्सिसिकेटी साइकोसिल ये काम करता है, तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट का काम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देखोगे विंड ब्रेक और शेल्टर बेड भी आता है, एक तो विंड ब्रेक भी काम करते हैं इसके अंदर, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट, ये दो चीज़ भी काम करती है, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। जनरली क्या होता है, आप देखा होगा ना, जब हवा इस तरीके से जा रही है तो जिस तरफ से हवा आ रही है अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं विंड वार्ड, ठीक है, विंड वार्ड। और जिस तरफ जा रही है उसको बोलते हैं ली वार्ड। ये दो टर्म याद रखना, ठीक है। अंदर की तरफ आना विंड वार्ड और बाहर की तरफ जाना ली वार्ड, ठीक है, विंड वार्ड और ली वार्ड, ये दो टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए। तो
तो विंड वार्ड की तरफ आप देखोगे तो प्लांट की हाइट जो है टाल ट्री है वो 5 से 10 टाइम ज़्यादा आपको रखनी है, टाइम ऑफ टाल ट्री ये 5 से 10 टाइम। और लीवार्ड साइड आप देखोगे जिस तरफ से जा रही है वहाँ लगभग 30 टाइम्स मोर हाइट रखनी है किसकी, जो भी आप बैरियर लगा रहे हो, विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक। विंड ब्रेक शेल्टर ब्रेक होता क्या है, मतलब जो विंड है विंड की स्पीड को रोकना, ठीक है, क्या करना, ब्रेक करना, क्या, विंड स्पीड को ब्रेक करना। हवा बहुत तेज, अगर इधर हवा आ रही है और मान लो ये हमारा खेत है और इस तरफ से हवा आ रही है, ये बहुत तेज हवा आ रही है, तो ये क्या करेगा, हमारी फसलों को गिरा देगी। तो ये मान लो हमारे प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत तेज हवा आएगी, हम यहाँ क्या करेंगे, बैरियर लगा देंगे यहाँ मेड़ पे, ये इस तरीके से मान लो कोई बड़ा पेड़ लगा दिया, तो हवा ऐसे ऊपर से होकर ऐसे निकलेगी, तो हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। इसको बोलते हैं विंड ब्रेक्स और विंड शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट जनरली क्या होता है, एक रो होती है किसकी, क्रॉप्स की या श्रब की, झाड़ियों की या ऐसे प्लांटों की रो होती है जिसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। और विंड ब्रेक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो जनरली कि वो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, लिविंग हो, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हवा की स्पीड को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं लास्ट, इसमें आपके जो बुक के अकॉर्डिंग है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, यहाँ बोल सकते हैं सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, सस्टेनेबल लैंड सिस्टम, ऐसा बोल सकते हैं, सस्टेनेबल लैंड सिस्टम। सस्टेनेबल लैंड सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद हम ले रहे हैं क्या, हमने ले लिया मान लो यहाँ पर फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री मतलब सिल्वीकल्चर, और यहाँ पे हमने ले लिया पास्चुरल मतलब यहाँ पर क्या ले लिया, एनिमल। तो क्रॉप भी लगा रहे हैं, फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कहलाता है, और इसको अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम के अंदर भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कई सारे, जैसे कि एग्री सिल्वीकल्चर का क्या मतलब है, यहाँ पर एग्री सिल्वीकल्चर का मतलब है, एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे आ जाएगी क्रॉप्स, आपकी फील्ड क्रॉप्स, प्लस सिल्वीकल्चर में आ जाएगा यहाँ पर फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट्स, या ट्री आ जाएगा, है ना, पेड़ पौधे या ट्री आ जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे या ट्री आ जाएंगे। सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट क्रॉप को बोलते हैं, ठीक। और क्या आ जाएगा, सिल्वी पास्चरल भी आ जाता है, ठीक है, सिल्वो पास्चरल सिस्टम। दूसरा आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, सिल्वो पास्चरल सिस्टम। सिल्वी पास्चरल सिस्टम का क्या मतलब है, सिल्वो का मतलब तो यहाँ पे हो गया फॉरेस्ट क्रॉप, और पास्चरल का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ एनिमल, मतलब पशुओं को पालना। ये पास्चरल का मतलब पशुओं को पालना, और सिल्वो का मतलब है फॉरेस्ट। एग्री हॉर्टी सिल्वी आ जाएगा, भैया आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एग्री भी ले सकते हो, प्लस हॉर्टी भी ले सकते हो, प्लस सिल्वी भी ले सकते हो। तो एग्री का मतलब तो यहाँ पर आप क्रॉप्स ले लोगे, हॉर्टी का मतलब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब ट्री वगैरह लगा सकते हो, ठीक। और यहाँ पर सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट क्रॉप, ये कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कई सारे कंपोनेंट बना सकते हो। और एग्रो साइल्वो पास्चरल भी ले सकते हो आप, एग्री सिल्वी पास्चर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर लिया हमने एग्री, यहाँ पर आपने ले लिया सेल्वो, और यहाँ पर ले लिया पास्चरल सिस्टम। अब इससे समझ जाओ, एग्री मतलब यहाँ पर हो गया क्रॉप्स, प्लस सेल्वो मतलब हो गया फॉरेस्ट क्रॉप, और पास्चरल मतलब हो गया रेयरिंग ऑफ एनिमल, ये आ जाएगा। इसके अलावा एक और है, एक क्या है, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर, क्या आ जाएगा, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर। एग्री ले लिया प्लस सिल्वी ले लिया प्लस एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है। अब एग्री का मतलब तो वही हो गया क्रॉप्स, प्लस सिल्वी का मतलब वही हो गया फॉरेस्ट क्रॉप्स, और यहाँ एक्वाकल्चर में आ जाएगा फिशरी, क्या कर लोगे आप, फिशरीज, ठीक। तो ये सिस्टम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये यूनिट 3 थी जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ सीखी। क्या क्या पढ़ा हमने यूनिट 3 के अंदर, बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़े। एग्रो क्लाइमेटिक, देखो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग हमने समझा, उसके अंदर हमने समझा कि क्यों ये शुरू किया गया था, किस आधार पर शुरू किया गया था, क्या क्या फैक्टर थे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ा, कैसे इसको बनाया गया, क्या क्या सिमिलरिटीज रखी गई किन किन फैक्टर की, कब बना, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, NARP के अकॉर्डिंग, ठीक है।
उसके अलावा एग्रो क्लाइमेटिक जो है पूरे 15 ये होते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग 20 है, ICR के अकॉर्डिंग 8 है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ही डिवाइड कर एग्रो इकोलॉजिकल जोन बनाया गया, उसमें ये फैक्टर थे। इसके अलावा ड्रोट हमने समझा 5 प्रकार का, मेट्रोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजिकल और 5वां आता है फिजियोलॉजिकल ड्रोट होता है। अब जब एनुअल रेनफॉल 75% से कम होती है नॉर्मल से, तो उसको हम ड्रोट बोलते हैं। मतलब अगर एनुअल रेनफॉल 50% से नॉर्मल से 50% से ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, 50 से ज़्यादा की डिफिशियंसी हो जाए नॉर्मल से, तो उसको हम सीवियर ड्रोट बोल देते हैं। ठीक है, टाइप्स भी हमने समझा, इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है ये समझा। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट, स्टोमेटा, क्लोजिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप, ये 4 प्रकार का होता है। उसके बाद ये विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक समझा थोड़ा सा, और फिर हमने समझा कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।